आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट से। ये चैप्टर हमने इकट्ठे करने हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इजीली समझ आते हैं जब ये इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं। आज की क्लास का हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम सेट के ऊपर बात करें। जितना सेट इजीली हम कवर कर पाएंगे उतना बेटर है, जितना हम अच्छे से करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। क्लियर? अब सेट क्या होता है बच्चों? सेट इज बेसिकली कलेक्शन of well defined objects, or you can say things. Well defined objects और things। अब well defined को रिप्लेस करके एक और वर्ड लिखा जाता है, that is distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ यूनिक, और यू कैन से डिफरेंट। सबसे पहले तो हमें यह डिफरेंस समझ आना चाहिए कि कौन सी कलेक्शन सेट होती है, कौन सी नहीं होती। जैसे अगर मैं पहले डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को सेट की एक तरह से डेफिनेशन बताई है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको इकट्ठा करना वो एक सेट कहलाएगा। मैं आप लोगों को बोलूं कि सेट ऑफ वीक डेज, सेट ऑफ वीक डेज यानी जो वीक होते हैं हमारे, उनके डेज की कलेक्शन करनी है हम लोगों ने। तो वो कौन कौन से हुए बच्चों? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसका ये जो क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया। अब मैंने सेम क्वेश्चन किसी और बच्चे से पूछा, या फिर ऑनलाइन मैंने ये क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछ लिया, क्या इसका आंसर पूरे वर्ल्ड में कुछ अलग हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं या वेल डिफाइंड थिंग्स हैं कि भाई इनका ये जो आंसर है ये पूरे वर्ल्ड में सेम ही रहेगा, हर कोई यही आंसर देगा। जब भी कोई हमसे पूछेगा कि भाई वीक डेज का एक सेट बना दो या कलेक्ट कर लो वीक डेज को, तो आप ऐसे लिखोगे और ये आंसर आएगा आप लोगों का, और ये हर एक बच्चे का सेम होगा। जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं A to Z यही आंसर करेंगे। क्या कोई यूनिक बच्चा है जो इसका आंसर अलग तरीके से देना चाहेगा? नहीं ना। दैट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड थिंग्स हैं, वेल डिफाइंड डेज हैं। तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। ओके। अब मैंने सेकंड आप लोगों से पूछा कि कलेक्शन ऑफ 5 क्रिकेटर्स इन इंडिया के 5 क्रिकेटर बताओ। अब हर एक बच्चा आंसर क्या देगा? कौन सा आंसर देगा बच्चा भाई? अलग अलग दे सकता है, क्योंकि हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है, किसी को कोई पसंद है। सबका एक आंसर होना मुश्किल है ना। यानी अगर आप लोग बोलो कि किसी बच्चे से पूछा तो उसने बोला कि MS धोनी है ना, किसी बच्चे ने बोला कोहली, किसी बच्चे ने बोला रोहित शर्मा, किसी ने कुछ नाम लिया, किसी ने कुछ, ऐसे 5 कर दिए। डन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, हर एक का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये सेट नहीं हुआ। समझ आई बात? बेसिकली जो सेट है बच्चों, इसको हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में करना है। तो रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट में
represented in curly brackets. अगेन कभी भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर्स में, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन. नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट. कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट. कार्डिनैलिटी से मीनिंग है कि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. अब इसको रिप्रेजेंट करना है, कार्डिनैलिटी को, रिप्रेजेंटेशन. अब इसको आप रिप्रेजेंट अलग अलग तरीकों से कर सकते हो. पहला यू कैन से कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, दूसरा यू कैन से कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, एंड तीसरा यू कैन से कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए. अब बेसिकली हम जो ये सेट चैप्टर है ये एनडीए के लिए कर रहे हैं, एनडीए मैथ्स के लिए कर रहे हैं. सो यहां से एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं जहां से हम दो आंसर करने की कोशिश करेंगे. हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि कलेक्शन ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स इन रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए. एनडीए के रिटन एग्जाम में टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी कलेक्शन करनी है. बताओ ये दो क्वेश्चन है. पहला कि ये सेट होगा या नहीं होगा, दूसरा कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी. बताओ बच्चों. पहले ये है सेट है, यस, तो बना लेते हैं. पहला सब्जेक्ट कौन सा भाई, मैथ्स. दूसरा इंग्लिश, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, देन करंट अफेयर्स. इसके अलावा कुछ होता है नहीं. अब ये इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई बच्चों, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए. अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको ए सेट से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई बच्चों, 10. कितनी, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, ये 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नोट डाउन कर लो जल्दी से. नेक्स्ट लिखो प्री डिफाइंड सेट्स. प्री डिफाइंड सेट्स, कुछ प्री डिफाइंड सेट होते हैं, वो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उनके बारे में मालूम होना चाहिए. तो सबसे पहले है कैपिटल एन. ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों नेचुरल नंबर्स को. मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ्स की क्लास में बताया था नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स कौन से होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, क्या आएगा, एंड so on. सेकेंड कैपिटल डब्ल्यू, कितना, होल नंबर्स. क्या है, कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो से कहां तक, इनफाइनाइट. नेक्स्ट कैपिटल जेड, इंटीजर्स. कहां से स्टार्ट होंगे बच्चों, डन. नेक्स्ट क्यू. क्यू किससे रिप्रेजेंट होता है बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को. किसको, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, याद है,
जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। डन। नेक्स्ट R, R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, ये भी आपको वीडियो में बताया था, चेक कर लेना। नेक्स्ट R-Q, R-Q रियल नंबर्स में से अगर रैशनल नंबर हटा दें, कौन से बचे? इर्रेशनल नंबर्स। देन कैपिटल C, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। R पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर्स। R नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स। Z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, एवरीथिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? नहीं, सब कुछ। तो जब भी एक तरह से आपको एवरीथिंग आएगा, दैट मीन्स ये बात कर रहा होगा यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जिसमें सब कुछ होता है, जिसके अंदर A to Z हर एक चीज है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। करेक्ट। अगर जैसे नंबर्स की बात करेंगे तो जो नंबर्स का टोटल सेट है, जिसमें हर एक तरह का नंबर है, कॉम्प्लेक्स भी, इर्रेशनल भी, रैशनल भी, वो एक यूनिवर्सल सेट है। जिसमें उसके बाद उसके अलग अलग सेट बनाए जा सकते हैं, जैसे इंटीजर्स का अलग सेट हो गया, रैशनल का अलग हो गया, इर्रेशनल का अलग हो गया, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। बट जिसके अंदर सब कुछ है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? एवरीथिंग को डिनोटेड बाय कैपिटल, कैपिटल U। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, every set is a subset of universal set। every set is a subset of universal set। कोई भी सेट हो वो सबसेट होता है किसका? यूनिवर्सल सेट का। अब यहां पर एक वर्ड आया है सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्या चीज? पार्ट, यानी उसका कोई हिस्सा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमने एक सेट लिखा, एक हमने यहां पर लिख लिया फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद J, मतलब वो वाले जो J से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से मंथ है? जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 है। ओके, ये एक फॉर एग्जाम्पल सेट है, बट ये सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल यू कैन से कलेक्शन ऑफ मंथ्स, ऑफ मंथ्स, मतलब जो भी मंथ्स है उनकी कलेक्शन करना, वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। वो क्या, वो सेट क्या होगा? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये है एक सेट, और इसका सबसेट कौन है बच्चों? ये वाला नेम ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद G। समझ आ गया सब पार्ट कि ये इसका हिस्सा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालना नथिंग। एवरीथिंग के बाद नथिंग।
नथिंग। नथिंग क्या है बच्चों? जिसमें कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। जिसमें कुछ नहीं होगा, और उस सेट को बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, और यू कैन से नल सेट, और यू कैन से वॉइड सेट। अब जो नथिंग सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय फाई, और यू कैन से करली ब्रैकेट्स, बट उनके बिटवीन कुछ नहीं होगा, ठीक है, एम्प्टी करली ब्रैकेट। और यहां पर एक और लिखना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का ये क्या होगा? सबसेट होगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट के अंदर एम्प्टी सेट आपका होगा ही होगा। क्लियर है बच्चों? डन यहां तक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले चलते हैं हम बच्चों, नंबर 1 दैट इज फाइनाइट सेट के ऊपर। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और यू कैन से कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड बच्चों, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके बारे में हमें नहीं पता होगा कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कौन सा होता है बच्चों? जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली 1 होता है। डन। कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। देन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये कौन सा होता है बच्चों? दो सेट ए और बी जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? बराबर हो, उनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स हैविंग equal number of elements are known as equivalent sets. नेक्स्ट, इसी में वर्ड आ जाता है यहीं से इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बताओ क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ओके ठीक है। तो फिर फर्क क्या हुआ? हम इक्विवेलेंट में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर भी सेम एंड एलिमेंट्स भी सेम, ठीक है, ये लिख लो। टू सेट्स आर इक्वल इफ, ये वैसे मैं दोनों अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, लिख लेना। टू सेट्स आर इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा
इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स, ठीक है, ये समझ आना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट में तो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसको हम इक्विवेलेंट बोल देते हैं। इक्वल में बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे, जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे, हाँ उनका ऑर्डर आगे पीछे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे लिखते हैं नेक्स्ट, सबसेट। सबसेट अगेन बताया क्या होता है बच्चों, एक पार्ट होता है, करेक्ट। नेक्स्ट सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है बच्चों, एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स एलिमेंट है, वो ए में भी प्रेजेंट है, ए सेट में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग करता है, यानी ए में भी है और बी में भी है। जैसे अगर हमने वो मंथ वाला एग्जांपल किया था, है ना, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं और हमने टोटल मंथ्स लिखे थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। तो जो जनवरी है वो ए सेट में भी था और बी सेट में भी था, तो यू कैन से, तब हम बोल सकते हैं दैट बी इज सुपरसेट ऑफ ए। जो बी है वो सुपरसेट है किसका, ए का, करेक्ट। अगेन एक अच्छा सा एग्जांपल लेके हर एक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लिख लेना, इफ x belongs to A and x also belongs to B, then B is superset of A। नेक्स्ट लिखो बच्चों, पावर सेट। पावर सेट बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट होते हैं किसी सेट के, उन सब की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ ए। डन, कोई दिक्कत नहीं है, जितने समझ आ रहे हैं सारे के सारे नोट करो, एक एक क्वेश्चन से सारे समझ आ जाएंगे कौन कौन सा क्या क्या होता है। नेक्स्ट लास्ट लिख लो, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है बच्चों, कुछ कुछ ऐसे देखा कि एक सेट ए होता है और ए सेट का कुछ कॉम्प्लीमेंट भी होता है, यस और नो, कुछ देखा था याद है। यानी हम कुछ ऐसे करते थे, मान लो मैंने एक ना सेट, एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट में मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लिख दिए। अब यहां से मैंने एक सेट निकाला ए, और उस सेट में जो एलिमेंट्स है वो हैं 1 2 3। अब जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, वो एलिमेंट कंसिस्ट करेगा या वो एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में नहीं है। ए में कौन कौन सा नहीं है, 4 और 5 नहीं है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो यहां तक, ओके। अब 1 बाय 1 देखो, इसमें से सिंपल मैं एक बार दोबारा सारे समझा देता हूं, एक मिनट पहले इसे देखिए, इन सबको एक बार दोबारा समझा देता हूं, जिसको एक बार समझाने की जरूरत है उसको एक बार ही कर रहा हूं, जहां पर कंफ्यूजन है वहीं पर दोबारा बताऊंगा। देखो फाइनाइट सेट, मान लो मेरे पास, मैंने बोला कि कलेक्शन करो, कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, अगेन जे कर लेते, तो ये सेट क्या बनेगा बच्चों, जनवरी जून जुलाई, है ना। तो इसके अलावा कोई आंसर आ सकता है इसका, नहीं। यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, 3। तो ये हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, डन।
अब आ गया इनफाइनाइट सेट। मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। वो नंबर कलेक्ट करो जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया, 2 से कौन कौन डिवाइड होता है भाई? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ऐसे हम करते करते कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। करेक्ट है ना? क्योंकि बहुत सारे नंबर है, जहां तक काउंटिंग चलती जा रही है हर एक इवन नंबर डिवाइड होता ही है 2 से, जो भी इवन नंबर आएगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई? इनफाइनाइट हुई। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। डन बच्चों, 2 हो गए। ठीक है। सिंगलटन सेट, मैंने आपको बोला कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद डी। कौन सा होता है भाई? दिसंबर। कोई और होता है? तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। क्लियर है यहां तक? ओके। इक्विवेलेंट और इक्वल को अलग से समझाता हूं। सबसेट तुम्हें पता है पार्ट होता है, जैसे हमने अभी पीछे किया था। और सुपर सेट को मैं अलग से समझाता हूं, पावर सेट को अलग से समझाता हूं, कॉम्प्लीमेंट मैंने एक बार समझा दिया। यानी ये ऊपर वाले जो 3 है आप लोगों को सिंगलटन तक, कोई इशू किसी को? क्लियर है सारे? डन? पक्का? कोई बच्चा की कुछ और एक्सप्लेन करना हो इसमें? पहले 3 क्लियर है ना? अब हेडिंग डालो सुपर सेट की। पहले सुपर सेट करते हैं। हेडिंग डालो बच्चों सुपर सेट। आराम से इसको समझना अच्छे से। सुपर सेट क्या होता है? मान लो मेरे पास 2 सेट हैं। एक सेट है ए, और ए में जो एलिमेंट्स है बच्चों वो हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। डन? और एक मैंने सेट बी निकाला जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 6। डन? क्लियर है? अब अगर बी सेट का, अगर ध्यान से देखो, बी सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लो, बी सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लो, चेक करो क्या वो ए में है? प्रेजेंट है ना? अगर मैं 3 को उठाता हूं तो 3 ए में है, 5 ए में है, 6 ए में है। तो बेसिकली ए इज सुपर सेट ऑफ बी, यानी ए के अंदर हर एक वो एलिमेंट पहले ही प्रेजेंट है जो बी के अंदर है। तो एक तरह से ए हुआ सुपर सेट किसका? बी का, जिसके आपने एलिमेंट कंपेयर किए, है ना? अगर मैं आपको बोलूं एक मैं सी और बोल रहा हूं, सी सेट, जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूं 5 और 6, 5 और 6। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बी इज सुपर सेट ऑफ, एंड ऑल्सो ए इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ, क्योंकि ए में वो एलिमेंट है ना। क्लियर है बच्चों? और रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम? इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ए इज सुपर सेट ऑफ बी, और इसकी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ सी, और इसकी कैसे करेंगे? ए इज सुपर सेट ऑफ सी। क्या है ये सुपर सेट वाली डेफिनेशन समझ में आ गई है? अब इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना एक बार, डेफिनेशन के लिए जरूर लिख लो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set B, if every element of set B is also an element of set A, is also an element of set A, then A is superset of B, then A is superset of B। और ये बेटा बना लेना जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है। ठीक है। हेडिंग इक्वल सेट वर्सेस इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट वर्सेस इक्विवेलेंट, इसको ज्यादातर बच्चे एक ही चीज समझते हैं।
इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट को बच्चे एक ही चीज समझते हैं, है नहीं, एक थोड़ा सा इनमें भी महीन सा फर्क है, बहुत ही सिंपल सा फर्क है। और फर्क क्या है, देखो जो इक्विवेलेंट सेट होता है, जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो बेसिकली क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, इक्वल यानी अगर मेरे पास सेट ए है उसके अंदर जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, और बी अगर है उसके अंदर जो कार्डिनलिटी है वो 4 है, और अगर सी सेट है उसमें कार्डिनलिटी जो है, उसमें जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, तो मैं बोल सकता हूं कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट सी, कि ए और सेट सी इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ये दो इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी क्या है, सेम है ना। बट इक्वल सेट ऐसा नहीं बोलता, इक्वल सेट क्या बोलता है कि भाई कार्डिनलिटी तो सेम होनी ही चाहिए बट एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर जो सेट ए है उसमें मुझे बता दिया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी है 3, तो कौन कौन सी है, मान लो मैंने उसमें लिख दिया 1 2 3, और बी सेट मैंने लिखा कार्डिनलिटी जिसकी मैंने आपको 4 बताई, वो मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, और जो सी मैंने बताया अगर मैंने लिख दिया कि जो कार्डिनलिटी है सी की वो 3 है बट जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 5 9, चेक करो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और सी आपस में इक्विवेलेंट तो हुए बट इक्वल नहीं हुए। इक्वल होने के लिए क्या करना है, इक्वल होने के लिए जो सी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, यानी 3 1 2, और यू कैन से 1 2 3, और यू कैन से 3 2 1, आगे पीछे हो सकते हैं बट जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। समझ आ गई बात, पक्का? तो दोनों में फर्क लिख लो और अपनी लैंग्वेज में लिख लो बेटा जल्दी से, और ये जरूर लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन इक्वल सेट्स। जो इक्वल सेट होते हैं उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। अब आगे लिखते हैं, एक सेट लिख लो, ए सेट है एक बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम 1 3 5 7। हाँ नहीं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम लोग चाहे अपने पर लिख लेना, समझ लेना 1 बाय 1, और बोर्ड पे देखो। वैसे तो बेसिकली एक सेट ए है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7। अब मैंने इसमें तुम्हें बाकी सारी चीजें समझा देनी है। सबसे पहले जो वर्ड है सबसेट, सबसेट यानी पार्ट, हिस्सा। इसके हिस्से हमने बनाने हैं, अलग अलग हिस्से कौन कौन से बना सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम जो इसके हिस्से हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 4 हो गए। इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, ये हैं इसके पार्ट, हिस्से, सबसेट। क्लियर? अब इसके बाद आ गया, हम दो दो करके लिख सकते हैं, 1,3 दूसरा, 1,5 देन 1,7। ओके, इसके बाद 3,5 3,7 और 5,7। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, कोई बच्चा अब ये ना बोले कि सर 1,3 और 3,1, 1,3 3,1 एक ही सबसेट है बेटा, एक ही बात है, 1,3 या 3,1। क्लियर? उसके बाद अब 3 3 का बना ले, 1,3,5, उसके बाद 1,3,7, उसके बाद 1,5,7, उसके बाद 1, क्या आएगा बोलो, 3,7 हो गया। आगे चलते हैं 3,5,7, उसके बाद कोई और आएगा
537 कर लो, 3731 लिख कर लो, बात तो एक ही है, 4 ही आएंगे ये। ठीक है, डन यहां तक। अच्छा, एक सबसेट ये इसका खुद का भी होगा, जो ये है पूरे का पूरा, ये भी एक सबसेट ही माना जाता है कि इसका सबसेट एक ये भी होगा, चारों जिसमें इकट्ठे आएंगे। ठीक है, और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम पेरेंट। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेट। ये भी एक सबसेट होता है। आप इसको वैसे बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि अगर हम जो सेट है हमारे पास, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वही एक सबसेट भी होगा, और उसका नाम पेरेंट सेट भी बोलते हैं हम। ठीक है, हाँ जी, हाँ अभी कर रहे हैं बेटा। यहां तक हो गया? आजा बच्चे, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब एक इसमें आपके पास 5 ही आएगा, यानी एम्प्टी सेट, मतलब खाली। करेक्ट, उसको रिप्रेजेंट 5 से कर सकते हो, या करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना। तो ये हो गए तुम्हारे कितने, बताओ टोटल? 16 हो गए बच्चों, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब यहां से समझते हैं तीन चीजों को। सबसे पहले हैं बच्चों सबसेट। तो जितने भी तुम्हारे पास ये लिखे हुए हैं, जितने भी ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे सबसेट हैं, जितने भी लिखे हैं। ये पेरेंट से जो बने सारे के सारे ये सबसेट हैं। तो टोटल सबसेट हो गए तुम्हारे पास। ओके, दूसरा प्रॉपर सबसेट। दूसरा वर्ड है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बच्चों? अगर आप पेरेंट सेट को छोड़ देते हो, पेरेंट सेट को छोड़ देते हो, बाकी जितने सबसेट बचे तो वो आएगा प्रॉपर सबसेट वर्ड। क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट। यानी इसको छोड़ दो, बाकी सारे इंक्लूड कर लो, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट। लिख लो, लीविंग पेरेंट सेट, लीविंग पेरेंट सेट, then all subsets are known as proper set subset, proper subset। मतलब लीविंग पेरेंट सेट को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जितने भी सबसेट हैं सबको इकट्ठा कर दें, वो क्या बनता है? एक प्रॉपर सबसेट बनता है। डन बच्चों, क्लियर? ठीक है, मैं इसको यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखना कि ये जो लाइन जा रही है यहां तक, ये आपको क्या देगी? प्रॉपर सबसेट देगा। डन बच्चों? अब आ गया नेक्स्ट पावर सेट। एक नाम और दे दिया इन्होंने, पावर सेट, जो तुम्हें मिला था सबसे पहले। जितने भी तुम्हारे पास सेट सबसेट बने, इंक्लूडिंग पेरेंट सेट भी, वो कहलाता है पावर सेट। वो क्या कहलाता है? पावर सेट। अब ये देखो सिंपल है, सबसेट में आपसे इतने भी पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे भी पूछे जा सकते हैं। बट पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट में ये वाला पेरेंट सेट इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया। प्रॉपर सबसेट से पावर सेट नाम दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेसिकली वो पूछा जाता है कि फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए क्या करोगे? बट अगर बेसिकली देखो ना, मेरे पास यहां पर अगर सेट ए है, ए सेट के एलिमेंट 4 हैं, तो मैं सारे बनाकर थोड़ा देखूंगा। 2 रेज टू द पावर n, n क्या होगा बच्चों? n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ए सेट में, ए सेट की क्या कार्डिनलिटी है? वहां पर कितनी कार्डिनलिटी है? 4 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा बच्चों? 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16। क्या ये 16 है टोटल? तो ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखो अब हेडिंग डाल लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं।
पहला बेसिकली आप लोगों ने देखा रोस्टर फॉर्म जो 11th में पढ़ा होगा, सेकंड आपने पढ़ा होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम। तो अब तीन तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ सिंबल्स हैं जो यूज आप कर सकते हो, जैसे इस सिंबल को आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग होता है सच दैट, देन E cross does not belongs to, इसका मीनिंग होता है बच्चों एंड, ये सिंबल ध्यान से लिखना, ये वाला नहीं, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है। नेक्स्ट उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, और यू कैन से फॉर एवरी, हर एक के लिए। ये नोट कर लेना बेटा। अब पहली जो रिप्रेजेंटेशन है वो है रोस्टर फॉर्म। कौन सी? रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जो अभी तक आप करते आ रहे हो या हमने इस क्लास में देखा वो रोस्टर फॉर्म ही है। मैंने बोला कि ए सेट बनाओ जिसमें जो नंबर हैं वो 1 से लेकर 5 तक हों, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। एक मैंने बोला बी सेट, वो नंबर लिखो जो 5 से मल्टीप्लाई होते हैं, और यू कैन से 5 के टेबल पर आते हैं, और नंबर 20 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 5 के टेबल के नंबर जो 20 से बड़े नहीं है, 5 10 15 20। डन बच्चों, ये 2 हो गए। ये है आप लोगों की रोस्टर फॉर्म। सेकंड लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है बच्चों कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टेटमेंट और कुछ वेरिएबल यूज करके आपको एक रिप्रेजेंट किया जाता है सेट। जैसे आपको बोला जाएगा कि ए सेट है, एक ए सेट है in which x and x such that x belongs to natural number and x should be less than 5। तो आप इसको इस फॉर्म में देखोगे, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और यू कैन से एक वो बी सेट और बोल सकता है, वो बी सेट बोल सकता है कि y belongs to, और यू कैन से y divided by 2 and y is लेस देन 40, लेस देन 40 एंड ग्रेटर देन 10, कुछ ऐसे आपको दिया जा सकता है। समझ आ गई बात? ये आपकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। डन, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, ये आपको कुछ ऐसे दिया गया, आपको यहां पर अगर बनाना हो, इसका सॉल्यूशन करना हो, तो ये कह रहा है कि ना सेट ए में एलिमेंट्स हैं एक्स एलिमेंट है एक, और अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। और वो बोलता है एक्स कहां पर बिलोंग करता है, किसको, नेचुरल नंबर को, और एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, 5 होगी, 5 से छोटी होगी। जैसे बी में लिखा है कि बी के अंदर वाई एलिमेंट है, वो 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। बट वो बोलता है कि वाई जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और वाई की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी होगी, 40 से छोटी होगी। तो 10 से लेकर 40 के बीच में वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे आपके सेट बी में आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? थर्ड आपके पास तीसरी रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है? वेन डायग्राम बेसिकली होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल का बेसिकली मतलब होता है कि आप फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करवाओगे, फिगर्स के थ्रू। अब वो कैसे होता है?
अब देखो बेसिकली जो फिगर यूज होती है वो होती है सर्कल फॉर सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए जो फिगर यूज होती है दैट इज रेक्टेंगल। तो मान लो आपको एक सेट दे रखा हो 1 2 3 4 5 और आपको बी सेट दे रखा हो 3 5 6 7 9, ये आपको दो दे रखे हैं। अच्छा, अब आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि ए के अंदर जो है जो 3 और 5 एलिमेंट हैं वो बी के अंदर भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यानी मुझे अगर देखो सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है, सेट को रिप्रेजेंट करोगे हमेशा सर्कल से। अगर आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप किससे करोगे? रेक्टेंगल स्क्वायर से। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली मुझे सेट ही दे रखा है तो मैं ए सेट को रिप्रेजेंट करूंगा कुछ ऐसे कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब बी के अंदर कुछ है 3 5 6 7 9, तो मैं कुछ हिस्सा इसका कॉमन कर दूंगा। कॉमन क्यों कर दूंगा? क्योंकि एक एलिमेंट 3 और एक एलिमेंट 5 वो जो ए में भी है और बी में भी है, तो वो दोनों इस कॉमन एरिया में आ जाएंगे, बाकी अलग अलग हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 6 7 9। डन बच्चों?